वेलकम यूट्यूब, आई एम अनिकेत एंड यू आर वाचिंग वेट स्टडी। तो ये सेकंड वीडियो है माइक्रोबायोलॉजी, और इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ी हिस्ट्री को डिस्कस करूँगा माइक्रोबायोलॉजी की, कि एक्चुअल में ये जो सब्जेक्ट है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे लोगों ने माइक्रोब्स की स्टडी स्टार्ट करी। ठीक है, तो ये मैंने कुछ माइंड मैप आपके लिए प्रिपेयर करा है, तो इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हाफ पार्ट है माइंड मैप का आपका। तो इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हमारी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोब्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? माइक्रोब्स हमारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, माइक्रोब्स हमारे फंजाई हो सकते हैं, ठीक है, एल्गे हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, प्रायोन्स हो सकते हैं। प्रायोन्स बेसिकली अभी ऐड हुए हैं, ठीक है, जब वो स्टडी हम करेंगे तब हम उसे देखेंगे। तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही हमारी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मतलब छोटी। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की हमें ज़रूरत पड़ेगी, कि स्पेशल डिवाइस की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और ये इन्हीं ऑर्गेनिज्म की स्टडी, ये कैसे पैथोजेनिक होते हैं, कैसे डिसीज़ कॉज कर रहे हैं एनिमल्स या फिर ह्यूमंस में, उसे हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी की वो ब्रांच है ये। ठीक है, तो अब इसके जो फादर हैं, ठीक है, वो कौन है? एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। अब ये फादर हैं इस सब्जेक्ट के, तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें इनके बारे में जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा कुछ पढ़े लिखे नहीं थे। ये क्या थे? ये मर्चेंट थे बाय प्रोफेशन। मर्चेंट थे और माइक्रोस्कोप बनाना इनकी एक हॉबी थी। ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी मैं बात कर रहा हूँ 1632 से 17 के बीच में, वहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी लोगों को पढ़ने के लिए कुछ पता तो था नहीं माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, तो वो लेंसेज का यूज़ करते थे। ठीक है, तो इन्होंने भी सेम कुछ करा। इन्होंने क्या करा, देखिए मैं थोड़ा सा आपको ये बड़ा करके दिखाने की कोशिश करूँगा। हाँ जी, तो इन्होंने क्या करा, अब आपको क्लियर होगा। इन्होंने हे और पेपर, इन दोनों को वाटर में डिप करा और फिर इन्होंने उसे माइक्रोस्कोप के नीचे लगाकर मतलब उन्होंने देखा। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने वहाँ पर बैक्टीरिया देखे, प्रोटोजोआ देखा, ईस्ट देखा। ठीक है, बट एक चीज़ थी जो ये नहीं देख पाए, ठीक है, या फिर इतनी मैग्निफिकेशन नहीं थी, जो भी था, ये वायरसेस हमारे नहीं देख पाए थे। ठीक है, बाकी सब इन्होंने देख लिए थे। तो इन्होंने बाकी सब देखे और इन्होंने सबका नाम रख दिया एनीमैक्यूल्स। एनीमैक्यूल्स मतलब कुछ कुछ एनिमल जैसे छोटे छोटे जानवर इन्हें वहाँ पर दिख रहे थे। इन्हें पता नहीं था बैक्टीरिया क्या होता है, प्रोटोजोआ क्या होता है। इन्होंने सबका नाम एनीमैक्यूल्स लग दिया। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, ये मर्चेंट थे बाय प्रोफेशन। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इन्होंने जो इनका जो ऑब्जर्वेशन थी, इनकी जो पढ़ाई थी, वो इन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को इन्होंने इन्फॉर्म करा इसके बारे में, और इन 1680s ये मेंबर बन गए रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के। ठीक है, इसके बाद हमने फादर देख लिया। अब हमें क्या देखना है, डिफरेंट थ्योरीज़ क्या हैं माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ थ्योरीज़ की, तो मेनली यहाँ पर हम 3 थ्योरीज पढ़ेंगे। पहली है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, दूसरी है हमारी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, और थर्ड वन है हमारी जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम देखते हैं, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन हमारी क्या कहती थी, इस थ्योरी को हम एबायोजेनेसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या कहती है कि जो भी आज लिविंग बींग्स हैं वो सब नॉन लिविंग मैटर से बने हैं। ठीक है, उनका एकदम से उनका जनरेशन हो गया, स्पॉन्टेनियसली वो जनरेट हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मेगट्स देखी होंगी, ठीक है, जैसे कभी आपने डॉग्स देखे हैं तो डॉग्स के वाउंड पर भी मेगट्स होती हैं। तो इनका ये कहना था कि मेगट्स जो हैं वो विदाउट एग हमारी जनरेट हो गई। ठीक है, वो ऐसे ही हवा में जनरेट हो गई। ठीक है, विदाउट एग, जो हमारा फ्लैश होता है रॉटन फ्लैश, उस पर वो ऐसे ही जनरेट हो जाती हैं। ठीक है, बट हमें पता है कि वो एग से जनरेट होती हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि जो स्नेक और टोड्स थे, ठीक है, वो सॉइल जो थी उससे वो ग्रो होने लगे। ठीक है, उससे वो ग्रो हो गए, सॉइल से ग्रो हो गए। तो ये थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस थी। बट बहुत से साइंटिस्ट ने इसका क्या करा, विरोध करा, अपोज करा इस चीज़ का। उन्होंने कहा कि ऐसा स्पॉन्टेनियसली कोई भी चीज़ जनरेट नहीं हो सकती। ठीक है, इसमें हम 3 मेन साइंटिस्ट की बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं फ्रांसिस्को रेड्डी, दूसरे आते हैं हमारे स्प्लेंजेनी, और थर्ड वन है लुइस पास्चर। और लुइस पास्चर का तो पूरी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर काफ़ी रोल है, वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो फ्रांसिस्को रेड्डी, इन्होंने क्या करा, इन्होंने
इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, देखिए इन्होंने 2 आप कह सकते हैं जार के अंदर मीट लिया, ठीक है। 2 जार के अंदर, वैसे तो इन्होंने काफ़ी जार लिए थे, ऑलमोस्ट 6 के अराउंड लिए थे, बट यहाँ पर मैं आपको 2 बता रहा हूँ, ठीक है। वो इसीलिए था कि ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट आपका एक्सपेरिमेंट आए। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 2 बता रहा हूँ। एक को इन्होंने कवर करा, एक को इन्होंने ओपन रखा। इन्होंने कुछ दिन बाद क्या देखा कि जो जार हमारा बंद था, जिसके अंदर मीट था, उसके अंदर कोई भी माइक्रोब्स, कोई भी मेगट प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है। और जो जार ओपन था उसके अंदर हमारी मेगट प्रेजेंट थी। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि अगर स्पॉन्टेनियस जनरेशन होता तो ये जो कवर्ड है इसके अंदर भी जनरेशन होता, किस चीज़ का, मेगट्स का। बट इसके अंदर जो कवर्ड वाला है इसके अंदर कोई भी जनरेशन नहीं हुआ। इट मीन्स कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं है, कोई ना कोई माइक्रोब्स एयर के थ्रू इसके अंदर आए हैं, जिनकी वजह से हमारा क्या हुआ है, जो नए माइक्रोब्स हैं उनका जर्मिनेशन हुआ है। ये फ्रांसिस्को रेड्डी ने बोला था। इसके बाद आए स्प्लेंजेनी ने भी इस चीज़ को डिस्प्रूव करने का ट्राई करा। वो क्यों इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाए वो देखिएगा। इन्होंने क्या करा, एक ब्रोथ सॉल्यूशन लिया, ब्रोथ सॉल्यूशन को इन्होंने कवर करके उसे थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करी, ठीक है। कुछ टाइम बाद इन्होंने क्या देखा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ उसके अंदर नहीं है, ठीक है। ऊपर से इन्होंने कवर कर रखा था। तो एक नीडम एक और पर्सन थे, ठीक है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने इनके काम को क्रिटिसाइज करा। उन्होंने कहा कि आपने जो कंडीशंस हैं, जो एक माइक्रोब्स को जर्मिनेट होने की कंडीशन है, दैट इज एयर, आपने वो कंडीशन तो ली नहीं, ठीक है। इन्होंने नीडम ने स्प्लेंजेनी का एक्सपेरिमेंट दोबारा परफॉर्म करा, बट ऊपर का ये जो कवर है ये हटा दिया, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि कंटामिनेशन से तो ऑब्वियस ही बात है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर ग्रो हो जाएंगे। तो नीडम ने कहा देखो मैंने करके दिखा दिया। बट लुइस पास्चर भी इस बात को नहीं मानते थे, और लुइस पास्चर ने क्या करा, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करा, क्योंकि स्प्लेंजेनी तब तक मर चुके थे, उनकी डेथ हो चुकी थी, तो वो इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाए, ठीक है। नीडम को वो डिस्प्रूव नहीं कर पाए। उसके बाद लुइस पास्चर ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करा और उन्होंने स्वैम नेक एक्सपेरिमेंट करा, जिसके थ्रू उन्होंने डिसअप्रूव कर दी थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी, ठीक है। इन्होंने क्या करा, ठीक है आप कह रहे हैं एयर की ज़रूरत है, हम एयर देंगे, ठीक है। उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करा, ब्रॉथ सॉल्यूशन लिया और उसे कॉटन से ऊपर कवर कर दिया, कंप्लीटली बंद नहीं करा, कॉटन से कवर कर दिया। जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि एयर तो अंदर पास हो रही थी, बट कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंटामिनेशन था, ठीक है। एयर बट नो कंटामिनेशन। जिसकी वजह से क्या हुआ कि कोई भी ग्रोथ नहीं देखने को मिली उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो अब लुइस पास्चर ने कहा कि भाई अब तो हमने एयर भी दे दी, अब भी ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है, तो इट मीन्स थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है वो यहाँ पर डिसअप्रूव हो गई थी, ठीक है। और करा लुइस पास्चर ने। इसके बाद बात आती है हमारी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो देखिए थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस हमारी क्लियरली बोलती है कि आपके आज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे प्री एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बने हैं, ठीक है। और ये बोला हमारे रुडोल्फ विर्चोव ने, ठीक है। रुडोल्फ विर्चोव ने ये हमारी थ्योरी बताई। उन्होंने सिर्फ इस बात को क्लेम करा था, उन्होंने प्रूफ नहीं करा था, ठीक है। सिर्फ उन्होंने इस बात को क्लेम करा था, बट ये जो चीज़ प्रूफ करी गई ये हमारे लुइस पास्चर ने इस चीज़ को प्रूफ करा, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़। तो देखिए जर्म थ्योरी हमारी क्या कहती है डिसीज़ की, कि जो भी हमारी आज इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं वो सब हमारे माइक्रोब्स की वजह से हो रही हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही हैं, जितनी भी इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं, ठीक है। और जोसेफ लिस्टर एक साइंटिस्ट का इसके अंदर नाम आता है, उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है या फिर पेशेंट है, ठीक है, और उसे कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज़ है, तो अगर वो हेल्थी पर्सन से मिलेगा तो पैथोजेनिक माइक्रोब्स हमारे क्या हो जाएंगे, उस पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है। और ये कंडीशन कब उन्होंने बताई कि अगर या तो फिजिशियन, जो भी जनरल फिजिशियन है, डॉक्टर है, उसके अगर हाथ धुले हुए नहीं हो तब, ठीक है, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आपके प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज ना हो, ठीक है, या फिर तीसरी कंडीशन सर्जिकल वाउंड जो है आप उसे पूरा डिसइंफेक्ट ना करें। ये इन सारी कंडीशंस के अंदर ही क्या होगा कि आपकी जो डिसीज़ है वो दूसरे पेशेंट के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारी कुछ थ्योरीज थी। अब देखते हैं हम हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट कैसे हुआ। हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट ईयर में क्या क्या काम करे, ठीक है। इसमें से मैंने कुछ एलिमिनेट कर दिए हैं ईयर्स जो बहुत ज़्यादा हमारे काम के नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने यहाँ पर ऐड करे हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 पर आता है हमारा 1677। तो 1677 में एंटोनी वैन लुएनहॉक जो कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी हैं, इन्होंने क्या करा, इन्होंने एनिमल्क्यूल्स को देखा, लिटिल एनिमल्स को इन्होंने पहली बार देखा। इसके बाद 1688 में फ्रांसिस्को रेड्डी ने डिसअप्रूव कर दिया स्पॉन्टेनियस जनरेशन के आइडिया को।
फिर हमारे थर्ड 1796 एडवर्ड जेनर आए, जिन्होंने पहली बार स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई। ठीक है, और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि पहली बार वैक्सीन कैसे बनी, एडवर्ड जेनर ने कैसे बनाई। मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि एडवर्ड जेनर के टाइम पर क्या होता था कि इनके जो विलेजर्स थे वो ये कहते थे कि अगर आपको किसी एक ऐसी विमेन से शादी करनी है, किसी एक ऐसी लड़की से शादी करनी है जो स्मॉल पॉक्स से नहीं डरती, तो आप एक मिल्क मेड से शादी करो। ठीक है, जो दूध बेचती हैं। ठीक है, रीज़न क्या था उसके पीछे कि अगर किसी को एक बार काउ पॉक्स हो जाता था तो उसे कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। ठीक है, ऐसा वहाँ पर देखा जा रहा था। तो इन्होंने फ्रांसिस्को रेड्डी ने क्या करा, इनकी एक मिल्क मेड थी। ठीक है, उसके ही लेसन से उन्होंने स्क्रैपिंग कलेक्ट करी। ठीक है, फिंगर से, और उनका नाम था सरहा नेल्म्स। ठीक है, वो एक यंग मिल्क मेड थी और उनकी जो स्क्रैपिंग है उसे उन्होंने क्या करा, एक 8 साल के बच्चे के अंदर, जेम्स फिप्स के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब जेम्स को क्या हुआ, कुछ टाइम तक उसे माइल्ड फीवर रहा और टिपिकल जो काउ पॉक्स लेसन्स होते हैं वो वहाँ पर अपीयर हुए जेम्स को। ठीक है, क्योंकि काउ पॉक्स की उन्होंने स्क्रैपिंग इंजेक्ट करी थी। बट कुछ हफ्तों बाद, वो इतनी फेटल डिसीज नहीं थी काउ पॉक्स। ठीक है, कुछ हफ्तों बाद वो क्या हुआ, वो सही हो गया, जेम्स जो है वो सही हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या करा, कुछ डेज के बाद इन्होंने लाइव स्मॉल पॉक्स वायरस को उस जेम्स जो बच्चे को इन्होंने काउ पॉक्स लगाया था, उन्होंने उसे इंजेक्ट करा, स्मॉल पॉक्स को इंजेक्ट कर दिया उस बच्चे के अंदर। ठीक है, फिर उन्होंने क्या देखा कि इस बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है और ये प्रोटेक्ट हो गया है स्मॉल पॉक्स से। ठीक है, तो जेम्स ने इस चीज़ को नाम दिया वैक्सीनेशन, इस ट्रीटमेंट को नाम दिया वैक्सीनेशन, क्योंकि लैटिन में हम वैका का मतलब होता है काउ। ठीक है, और काउ पॉक्स से ही हमारी ये डिसीज़ रिलेटेड थी। ठीक है, तो ऐसा करके हमारा जो स्मॉल पॉक्स है उसकी वैक्सीनेशन डेवलप हुई और अब आप जानते होंगे कि स्मॉल पॉक्स पूरे वर्ल्ड से इरेडिकेट हो चुकी है। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर थे जिन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट करा था। फिर फोर्थ आते हैं हमारे 1861 में लुइस पास्चर। तो लुइस पास्चर ने क्या करा, सबसे पहले तो जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी थी उसे डिसअप्रूव कर दिया। दूसरी बात इन्होंने क्या करी कि लुइस पास्चर ने जो प्रूफ है बायोजेनेसिस के लिए वो प्रूफ भी प्रोवाइड करा। इन्होंने बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फर्मेंटेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने स्टेरलाइज टेक्निक बताई, पास्चराइजेशन। तो देखिए, पास्चराइजेशन के अंदर हमारा क्या होता है कि हम आप देख सकते हैं कि मिल्क हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी खाने की जो आपके आइटम्स हैं उनके अंदर हम पास्चराइजेशन करते हैं। ठीक है, हम उसे हीट करते हैं। बट पास्चराइजेशन के अंदर जो भी आपका वेजिटेटिव बैक्टीरिया है वो तो डेड हो जाता है, बट जो उसके स्पोर्स हैं वो डेड नहीं हो पाते। ठीक है, पास्चराइजेशन के अंदर। और अगर आपको वो भी डेड करने तो आपको डबल पास्चराइजेशन के लिए जाना होता है। ठीक है, सेकेंड टाइम आपको पास्चराइजेशन करना होता है। तो ये लुइस पास्चर ने दिया, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोल दिया, पास्चराइजेशन बोल दिया। अब लुइस पास्चर ने एक चीज़ और करी, इन्होंने 3 डिसीज़ के लिए वैक्सीनेशन प्रोड्यूस करा। इसमें से नंबर 1 पर आता है चिकन कॉलेरा। ठीक है, नंबर 2 है रेबीज़ और नंबर 3 है एंथ्रेक्स। देखिए, रेबीज़ इन्होंने 1885 में करा था, यहाँ पर तो मैं 1862 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो रेबीज़ भी इनकी वन ऑफ दी वैक्सीन है, वो भी अभी हम आगे देखेंगे। उसके बाद नंबर 5 पर आता है 1867 में आ गए हम। अब आते हैं हमारे जोसेफ लिस्टर। इन्होंने सबसे पहले एंटीसेप्टिक सर्जरी बताई कैसे हो सकती है। ठीक है, इन्होंने कार्बोलिक एसिड लगा दिया जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे और एंटीसेप्टिक सर्जरी की इंपॉर्टेंस बताई कि मॉर्टेलिटी काफ़ी रिड्यूस हो जाती थी। ठीक है, और इन्होंने पहली बार जो बैक्टीरियम लैक्टिस है, ठीक है, वो इन्होंने उसके लिए प्योर कल्चर इन्होंने आइसोलेट करा। ठीक है, इसके बाद बात आती है हमारी नंबर 6 पर 1876 रॉबर्ट कॉच। इन्होंने सबसे पहले जो प्रूफ था जर्म थ्योरी का वो इन्होंने प्रोवाइड करा और बी एंथ्रेक्स की इन्होंने डिस्कवरी करी और सबसे पहले इन्होंने एंथ्रेक्स बैक्टीरिया को डिस्कवर करा। नंबर 7 पर आते हैं 1876 में जॉन टिंडल। इन्होंने टिंडलाइजेशन दिया, ये भी एक प्रोसेस ऑफ स्टेरलाइजेशन है, बट ये थोड़ी सी एडवांस प्रोसेस थी। देखिए, इस टिंडलाइजेशन के अंदर हम क्या करते थे, पास्चराइजेशन के अंदर हमारा वेजिटेटिव बैक्टीरिया की डेथ हो रही थी, बट माइक्रोब्स जो स्पोर्स थे बैक्टीरिया के वो वहाँ पर डेड नहीं हो रहे थे, उसके लिए आपको डबल पास्चराइजेशन के लिए जाना होता था। बट टिंडलाइजेशन के अंदर आप क्या कर रहे थे, ये स्पोर को भी डेड कर देता है। इसके अंदर आप क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट पर किसी भी जो सब्सटेंस है उसके बॉइलिंग पॉइंट पर या उससे बिलो आप बॉइल करेंगे 15 मिनट्स के लिए और आप ऐसा 3 दिन तक करेंगे। ठीक है, और बॉइल करने के बाद आप जो एनवायरमेंट बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए होते हैं जैसे मॉइस्ट और थोड़ा सा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वो सब आप उसे प्रोवाइड करेंगे। इससे क्या होगा कि मान लीजिए आपने थोड़ी देर के लिए बॉईल करा तो वेजिटेटिव बैक्टीरिया मर गए, स्पोर्स उसके अंदर रह गए।
ठीक है। उसके बाद आपने उसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया तो जो स्पोर्स रहेगा वो जर्मिनेट कर जाएंगे, ठीक है। वेजिटेटिव बैक्टीरिया को किल करना ज़्यादा आसान है रेदर देन स्पोर्स को किल करना। तो हमारा यहाँ पे काम क्या रहता है कि हम स्पोर्स को वेजिटेटिव के अंदर कन्वर्ट करके फिर वेजिटेटिव को हम किल कर देते हैं, ठीक है। ये टिंडलाइजेशन के अंदर हम करते हैं। तो ये हमारा रॉबर्ट कॉच, ये हमारे जॉन टिंडल ने बताया, ठीक है। फिर उसके बाद 1881 में रॉबर्ट कॉच ने एक और डिस्कवरी करी जिसके अंदर उन्होंने ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया सॉलिड मीडिया के ऊपर उन्होंने जनरेट करा। तो सॉलिड मीडिया हमारा क्या होता है कि अगर सॉल्यूशन अगर जो है वो उसकी कंसेंट्रेशन 1.5 to 2% अगर होती है तो उसे हम बोलते हैं सॉलिड मीडिया, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है क्रिस्टियन ग्राम। तो आपने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक सुनी होगी, वो क्रिस्टियन ग्राम ने 1884 में हमें दी थी और 1885 में लुइस पास्चर ने फर्स्ट रेबीज वैक्सीन को जनरेट करा। 1887 में आरजे पेट्री ने पेट्री डिश को इन्वेंट करा था जो आजकल बहुत यूज़ हो रही है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर वन ऑफ द मेजर टूल है। और फिर हमारा 1892 में इवानस्की ने डिस्कवरी ऑफ वायरसेस करा था, ठीक है। और वायरस में भी इन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस पहली बार डिस्कवरी इसकी हुई थी। फिर 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक हमारे यहाँ पर डिस्कवरी हुई, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और 1931 14 पॉइंट यहाँ पे अर्नस्ट रस्का इन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया था। इसके बाद 1977 में डब्ल्यू गिलबर्ट, ठीक है, शायद ये विलियम है, मुझे इसका कंफर्म नहीं है, एंड एफ सेंगर इन्होंने क्या करा, फर्स्ट टाइम डीएनए सीक्वेंसिंग करी। और लास्ट में हमारे आते हैं 1983 में कैरी म्यूलेस, इन्होंने पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को परफॉर्म करा। तो ये पूरी हिस्ट्री थी ऑफ डेवलपमेंट माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, कैसे कैसे किस टाइम पर क्या हुआ, किस ईयर में। और यहाँ पर ही हम एंड करते हैं इस वीडियो को। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। Thanks for watching my video. If you like, then please press the thumbs up and subscribe to Vet Study.